नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर एक नया इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। उसमें हमारे सम्मानित मेरे दीदी के ससुर जी हैं, हमारे भी ससुर जी हुए, और ये पूर्व में शिक्षा विभाग से ही जुड़े थे। लंबी सेवा उन्होंने शिक्षा विभाग में की। तो आज मैं ज़रा उनसे काफ़ी कुछ अनुभव सीखते हैं। उनके जीवन में लंबी सेवा के दौरान काफ़ी जानकारियाँ, अनुभव साझा करते हैं। कुछ हमको भी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्लीज़ जिसने भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का। तो ससुर जी, आप की शुरुआत करते हैं। कब आप पैदा हुए, उसके बाद जॉब कहाँ कहाँ आपने एजुकेशन की, शिक्षा कहाँ कहाँ से ली, उसके बाद कब पर पहली नियुक्ति, प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई, क्या हुई, थोड़ा सा आप बताएं हमको। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है आपका शुभ नाम पहले नाम। 10 मार्च 1942। अच्छा, आपका शुभ नाम। मेरा नाम अमर सिंह कन्याल। जी। हम मूल निवासी पिथौरागढ़ जिले के कनालिसना ब्लॉक में फांकोट पट्टी के हैं। अच्छा। हमारे गांव का नाम कनेती है। जी जी। मूल गांव हमारा मझेड़ा हुआ, जो गरखा में पड़ता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वहाँ वहाँ से से माइग्रेट भी अच्छा अच्छा। कई जगह माइग्रेट हो गए, इधर उधर चले गए। तो 4-5 गांव हमारे वहाँ से माइग्रेट होके नए बने। हम्म। मेरी शिक्षा प्राइमरी पाठशाला खांकोट से हुई, अच्छा और 6 से 8 तक बोर्ड के स्कूल उन दिनों होते थे। तो जूनियर हाई स्कूल गरखा से 8th क्लास पास करी। अच्छा। फिर हाई स्कूल और इंटर नारायण नगर से किया। हम्म। 1961 में इंटरमीडिएट हुआ। अच्छा उससे पहले वो नारायण स्वामी का प्राइवेट स्कूल था। अच्छा। 1960 में लगभग, जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है, 1960 में गवर्नमेंट ने लिया था गवर्नमेंट ने ले लिया था नारायण स्वामी की समाधिस्थ हो जाने के बाद में गवर्नमेंट ने लिया था उसको। हम्म। तो उसके बाद मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। बड़ा परिवार था, किसान परिवार हुआ, भाई लोग फौज में थे, मेरे से बड़े 2 भाई। अच्छा। उन्होंने देहरादून में ज़मीन खरीद ली थी, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ। उन दिनों शिक्षा का विशेष महत्व भी नहीं था। इंटरमीडिएट के माने तो 1961 में इंटरमीडिएट का मतलब उसमें वो शिक्षा काफ़ी हो जाती थी। जॉब भी मिल ही जाता था हाँ, लगभग। और तब पिथौरागढ़ नया जिला बना हुआ था, वहाँ डिग्री कॉलेज भी नहीं था। डिग्री पढ़ने के लिए अल्मोड़ा जाना पड़ता। अच्छा, अल्मोड़ा। उसमें खर्चे की संभावना थी। तो जब मैंने देखा कि अब मेरी पढ़ाई बंद हो गई है, तो एक मैसेज मिला कि नेपाल में अध्यापकों की ज़रूरत है। अच्छा। तो एक और मेरा साथी था, वो हाई स्कूल साइंस से था। हम दोनों नेपाल चले गए। नेपाल डडेलधुरा डिस्ट्रिक्ट में बोगटा नाम का एक गरखा था, उस जगह पर हम दोनों ने ज्वाइन कर लिया। अच्छा। मिडिल स्कूल था वो, कक्षा 7 तक का। अच्छा, वहाँ की योग्यता क्या मांग रहे थे फिर वहाँ पर नेपाल में, जैसे? उन दिनों योग्यता कुछ नहीं थी। अच्छा अच्छा। हमारे उसी स्कूल की बात करता हूँ मैं। इंटरमीडिएट था, मेरा साथी हाई स्कूल वाला था। तो इंटरमीडिएट होने की वजह से मुझे हेडमास्टर का पद दिया उन्होंने। उसमें कक्षा 2 पास का भी टीचर था। अच्छा अच्छा। आप जो है इंटरमीडिएट पास थे तो आपको हेडमास्टर बना दिया गया। हाँ। अच्छा, जूनियर सीनियर ऐसा कुछ नहीं था? नहीं नहीं, एजुकेशन का ठीक हुआ वो। एजुकेशन नेपाल में एजुकेशन की बहुत कमी थी उन दिनों।
तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ का एक लोकल टीचर कक्षा 2 पास था, वो खाली अ आ क ख पढ़ाता था उनको। अच्छा। वो भी रखा गया। हम्म, फिर वहाँ से उन दिनों ऐसा था कि घर से संवाद नहीं हो पाता था। समझा। हाँ, तो माँ की जिद करने पर बड़े भाई साहब फौज से छुट्टी आए थे, हम्म, वो मुझे लेने को वहाँ वहाँ पहुँच गए। पहुँच गए। तो वहाँ से वापस लौट आया मैं, हाँ। साथ ही वहीं रह गया। लेकिन एक चीज़ है, जैसे आपने नेपाल में सेवा करी, वहाँ की भाषा और यहाँ का मेल आपने एडजस्ट कर लिया वहाँ पे? हाँ, अच्छा। वो एडजस्ट हो गया था, क्योंकि नेपाली भाषा हमारे कुमाऊनी से, हिंदी से, संस्कृत से, बंगाली से सब मिलजुल करके बनी हुई है वो भी। शब्द वर्ण एक ही हुए हैं। हाँ, तो जल्दी समझ में आ जाती थी। अच्छा अच्छा। अब तो कई साल हो गए, यानी 1961 से लेकर के देखिए अब तक पूरा जीवन निकल गया। हाँ। मैं नेपाली में ही बोलता था, अच्छा नेपाली साहित्य। अच्छा। हाँ, अब तो भूल बिसर हो गई है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। हम्म, अच्छा, वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने जेटीसी करी अल्मोड़ा से 2 साल। अच्छा, तब जेटीसी होती थी? उस समय जेटीसी, जेबीटीसी, हम्म, एसटीसी, प्राइमरी के लिए एसटीसी, जूनियर के लिए अच्छा जेटीसी अच्छा। और जेबीटीसी। हम्म, फिर बीटी था, बीएड भी नहीं था उन दिनों। अच्छा। बीटी और एलटी हाँ हाँ। ये होता था। तो जेटीसी करने के बाद में मैं प्राइवेट स्कूल गंगोली हाट में हेडमास्टर के बतौर नियुक्त हो गया। अच्छा 1.5 साल में मैंने वहाँ नौकरी करी। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिल गई, तो मैं गुंजी चले गया। गुंजी, अरे हाँ। अच्छा। 1.5 साल गुंजी में नौकरी करी। गुंजी क्या था, जूनियर हाई स्कूल? गुंजी में गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल था। उस टाइम पे गुंजी में कब की बात होगी ये? ये 1968 की बात है। अच्छा 68 में गुंजी में जूनियर हाई स्कूल था। हाँ, बड़ी अच्छी बल्कि बात। 6 जूनियर हाई स्कूल तो पहले हो गया था। 6 दिसंबर में मेरे को अपॉइंटमेंट मिला। हाँ हाँ। धारचूला में ज्वाइन करा, माइग्रेटरी स्कूल थे वो। पहले माइग्रेशन हाँ। वाले ज़्यादा होते थे। उसके बाद गुंजी गए, 1.5 साल वहाँ रहा, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, नीचे आ गया मैं। फिर मैंने प्राइवेट पहले बीए करा। 1968 में ग्रेजुएशन ले लिया था मैंने। आगरा यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड पिथौरागढ़ में डिग्री कॉलेज खुल गया था। और अल्मोड़ा से आगरा यूनिवर्सिटी से ही प्राइवेट एमए करा मैंने पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड नहीं थी, तो सब ये आगरा यूनिवर्सिटी से चलता सभी था? आगरा यूनिवर्सिटी के ही था। पूरे हमारे कुमाऊं गढ़वाल में आगरा यूनिवर्सिटी ही चलती थी। कुमाऊं और ये हेमंती बरगुना तो बहुत देर में खुले हैं। बाद में मैंने। तो तो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट किया होगा? हाँ, प्राइवेट ही करा वो। उसके बाद एमए का ऐसे किया फिर आपने? एमए पॉलिटिकल साइंस से करा मैंने। अच्छा अच्छा। बीए में मेरे जनरल इंग्लिश कंपलसरी होती थी आगरा यूनिवर्सिटी में। अच्छा शर्त थी आगरा यूनिवर्सिटी की कि केवल टीचर्स से ही प्राइवेट एग्ज़ाम देने के लिए अलाउड होते थे। अच्छा। वो भी 1.5 साल की कम से कम सर्विस होनी चाहिए उनकी। अच्छा। और जनरल इंग्लिश कंपलसरी होती थी। तो जनरल इंग्लिश से इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से बीए करा था मैंने। पॉलिटिकल साइंस से एमए करा। उसके बाद फिर मैं पुरानी जॉब में चले गया। और 1975 में पिथौरागढ़ में बीएड क्लास चालू हो चुकी थी, तो मैंने पिथौरागढ़ से फिर बीएड करा 75 में। अच्छा अच्छा। अरे बीएड भी करा? उसके बाद बीएड करा, क्योंकि मैं उससे पहले जेटीसी था। जेटीसी को अलाउ नहीं था, प्रमोशन नहीं होता था। प्राइमरी में ही रहते आप? जूनियर में ही रहते। अच्छा, जूनियर तक जाते हैं। जूनियर में ही रहता। हाँ। इसलिए मैंने बीएड करा। अच्छा, बीएड का क्या था सिस्टम? प्राइवेट था ऐसा करस्पॉन्डेंट? नहीं, उधर से मैंने अपनी सर्विस से विदाउट पे लीव ली 1 साल की।
तब करा, रेगुलर करा था। बीएड करने के बाद में फिर ऐसा हुआ कि कुछ आंदोलन करे, लोगों ने आवाज़ उठाई, तो मॉडल कैडर चालू हो गया गवर्नमेंट स्कूलों के लिए। जो गवर्नमेंट प्राइमरी जूनियर थे, मॉडल कैडर के मतलब वो फिर उनका प्रमोशन सिटी तक हो सकता था। सिटी तक, हाँ, 1976 में मैं खटी में आ गया सिटी ग्रेड में। अच्छा, 76 में? 76 में। उस समय यहाँ 76 में ही जो ये थारू इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट ने लिया था, प्रांतिकरण इसका हुआ था। अच्छा, तो उसमें गवर्नमेंट का पहला टीचर मैं आया था यहाँ पर। अच्छा, खटीमा में? हाँ, बाकी सब प्राइवेट वाले थे। तो 88 तक मैं यहाँ रहा। 86 में LT में हो गया था, 88 तक रहा। फिर यहाँ से मैं पिथौरागढ़ पीपली चले गया, पीपली से फिर फांकोट गया। 4 साल फांकोट में रहने के बाद में उसमें सर्विस 58 साल की थी। तो 58 साल की एज में सन 2000 जून को मेरा रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, आपने 58 साल की सेवा हाँ, करी? अच्छा, 58 ही था तब? 60 बाद में हुआ? 60 तो जब उत्तराखंड बन गया। अच्छा, उसके बाद हुआ है? हाँ, अच्छा, बल्कि 2000 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना था। 9 नवंबर 2000। हाँ, तो नवंबर तक अगर मेरी सर्विस चलती तो 2 साल तो 60 साल की सर्विस हो जाती मेरी भी। अच्छा, 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 अच्छा। उत्तराखंड में 60 साल तब चला। आप 2000 में हुई ना रिटायर? अप्रैल? हाँ, अप्रैल 2000 में। मार्च 31। अच्छा, तब अलग था। जून सेशन जून में खत्म होता था उन दिनों। हाँ। तो जून 2000 में। अच्छा, अगर आपका अगर नवंबर दिसंबर का बर्थ होता, हाँ, डेट ऑफ बर्थ होता, तो आपकी 2 साल सेवा बढ़ती है, बढ़ जाती। ठीक, इससे ठीक। फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ मुझे। अच्छा, हाँ, लेकिन क्योंकि हमारी पूरी सर्विस यूपी की हो गई। हाँ, सर्विस। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से समानांतर वेतन रखा था। अच्छा, तो यहाँ वेतन भी ज़्यादा हो गया, और जो 7वां वेतन आयोग था वो भी हमको नहीं मिला। अच्छा, उससे पहले ही रिटायर हो गए। 2001 से दिया उन्होंने। अच्छा, आपकी पूरी ये सेवा काल में मतलब आप कई अनुभव होंगे, जगह जगह रहे, लेकिन मतलब सबसे अच्छा आनंद कहाँ पर आया आपको जॉब में? कौन से स्कूल में, कौन सी जगह में पढ़ाने में सबसे ज़्यादा आनंद? ऐसा है हाँ। कि मेरा ये उसूल रहा है कि हमको अपना कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। चाहे कहीं पर हो। हाँ, हम अध्यापक थे। एक अध्यापक के रूप में हमारा काम बच्चों को उचित शिक्षा देना था। तो मुझे सभी जगह ठीक ही लगा, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि सबसे अच्छी जगह गुंजी लगी। अच्छा, भोटियों का इलाका होने वहाँ की लोग वजह से। काफ़ी इज्जत करते हैं, मैंने भी सुना है कि मतलब वहाँ कर्मचारी की काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। कर्मचारियों में भी शिक्षक की विशेष करते हैं। विशेषकर। अच्छा, मैं बीच में भी मैंने देखा कि कई हमारे साथ के अध्यापक भी वहाँ पर हैं। मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, तो हमारे साथ के कई नए बच्चे भी, नए लड़के गढ़वाल के, इधर के, वहाँ पे जॉब करते हैं ना, नए वाले आजकल। तो उन लोगों ने मेरे को ये बताया है कि वहाँ पर जैसे कोई भी कमिश्नर आते हैं, बड़े बड़े पदों में है वहाँ के लोग, तो कोई गृह सचिव है, कोई भी बड़े कमिश्नर है, बड़ा पदाधिकारी कोई भी अगर वहाँ पर आता है तो सबसे पहले टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी वहाँ पे तो मैंने बहुत सपोर्ट करते हैं। भोटिया लोगों में मैंने जो बातें देखी, जो उनमें गुण देखे, उनमें ये था कि बच्चे उनके टैलेंटेड होते थे, एक बात। और भोटिया लोग आतिथ्य सत्कार करना बहुत बढ़िया जानते हैं। बहुत बढ़िया, आज की डेट में भी है उनका। और तीसरी बात, भोटिया तो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर हैं। उन्होंने रिजर्वेशन का पूरा लाभ उठाया, मेहनत भी करते हैं उसके साथ। हाँ, लेकिन ईगो नहीं होता है। कितना ही बड़े अधिकारी होगा, विनम्र होगा। मैं आपको बताऊं, मैंने कल एक वीडियो डाली है, जो राजकीय इंटर कॉलेज पांगू है, वहाँ पे आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है कि पुनर्मिलन कार्यक्रम।
वो अच्छा। 3-4 साल में पुनर्मिलन करते। तो परसों मैंने एक वीडियो डाली, एक हमारे मित्र थे उन्होंने मेरे को कुछ वीडियो दी थी, तो उसका मैंने डाला है, आप इसमें देख सकते हैं। तो वहाँ पे देखा मैंने सन जो है 1960 से लगभग 1990 तक के जो भी पढ़े हुए थे हाँ। वो लोग सब शामिल हुए हैं उसमें। अच्छा। तो उसमें देखा मैंने, उसमें जो बेरोजगार था वो भी है, हाँ। और एक नॉर्मल कर्मचारी है वो भी है, और हमारे जो मुख्य सचिव रहे नृप सिंह नपलजाल सर जो है वो भी थे उसमें, अच्छा। और कुमाऊं कमिश्नर अरविंद यागी जी वो भी थे, और अन्य पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, हर विभाग के बड़े पद। तो मैंने देखा उतना बड़ा अधिकारी और एक नॉर्मल सबकी एक साथ कॉन्फ्रेंस हुई, उनने एंजॉय किया। 3 दिन का प्रोग्राम रखा, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, उसमें सबके एक दूसरे के अनुभव साझा किए, और फिर उनने नारायण आश्रम थोड़ा पैदल भ्रमण भी रखा, वहाँ खाना खाया, नाश्ता बनाया, सब अपने ग्रुप में। और जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उन्हीं लोगों ने करे, महिलाएं देख रहा था वही महिलाएं थी उसमें, बाहर का कोई नहीं था, उन्हीं लोगों अपनी ने करे। पारंपरिक पोशाक में होंगे। केवल वही नहीं, कोई आजकल इनका एक रंग संस्था बना दिए, केवल एक संस्था बना दी उनकी रंग, केवल रंग वाले नहीं थे उसमें, अन्य लोग भी सब वहाँ के अच्छा। जो पांगों से पड़ा हुआ है। तो उसको मैंने थोड़ा डाला है इसमें, उससे यूट्यूब में डाला, आप कभी थोड़ा देख लीजिए उसको। तो मतलब पहली बार देखा मैंने इतना बड़ा अधिकारी और नॉर्मल सब एक साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ मैंने ऐसा देखा नहीं, बिल्कुल। पर जो बड़ा तो उसको तो अलग ही होता है हिसाब किताब ना। तो बहुत अच्छी चीज़ें मैंने देखी, उसको मैंने थोड़ा सा डाला है उसमें यूट्यूब में, ताकि लोगों को इससे थोड़ा देखने को मिला, हाँ भाई ऐसा भी होता है। मैं तो पहली बार देखा ऐसा बड़ा अधिकारी और नॉर्मल ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ का। अच्छा, आपने वहाँ काफ़ी चीज़ें देखी होंगी ना आप भी? उनकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा। ईमानदार भी होते हैं वो, किसी की चीज़ उठाएंगे नहीं कभी भी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये पूछ रहा था, जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना, जैसे अब मैं भी अध्यापक की वजह से थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, कि पहले लोग बोलते थे टीचर लोग गांव में रहते हैं तो मतलब उनका सब चीज़ सब फ्री में हो जाता है, लोग कोई दाल देता है, कोई सब्जी देता है, कोई ये देता है। पुराने लोगों की थोड़ा तनख्वाह पे भी कम होती थी, तो ऐसा चल जाता है बोलते हैं। आजकल भी हमको कोई बोलते हैं ऐसा होता है अध्यापकों को, ऐसा होता था क्या पहले? भोटिया इलाके में होता था। अच्छा अच्छा, ऊपर ऊपर हाँ। हमारा तो ऐसा था कि नीचे से एक हमारे हेडमास्टर साहब जो थे पांगू के यहाँ की थे, दौलत सिंह यहाँ की, तो वो पूरे हमारा वो 4-5 महीने का राशन वाशन सारा सामान ऊपर भेज देते थे बकरियों में बुक करके। लेकिन प्राइमरी में जितने भी प्राइमरी स्कूल थे उनमें सब जो है बच्चे लाते थे, बैगरू बोलते थे वो, बच्चों के घरों से आता था टीचर्स के लिए। और आज की डेट में भी कई लोग हमको ऐसे टीचर मिलते हैं जो माइग्रेशन में ऊपर नीचे गए हुए, वो लोग बताते हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वहाँ। वो बोलते थे नीचे से वहाँ और अच्छा होता है, हाँ ये बोलते थे, क्योंकि वो लोग लेकिन आने जाने की परेशानी थी ना। हम लोग धारचूला से पैदल गए थे। ऐसी भी स्थिति आई कि एक बार हमको सिरखा में होल्ड करना पड़ा, रात 10 बजे वहाँ पहुँचे थे। एक दुकान थी, दुकान के बाहर खाली आंगन में 3 जने थे हम, खाली आंगन में पड़े रहे। ये चादर, एक चादर हमारे पास में थी, चादर लपेट करके रात काटी ऐसे। अच्छा, अगला पड़ाव हमारा मालपा में होना था। अच्छा, वहाँ से तो मालपा में भी हम रात ही पहुँचे। एक ही दुकान थी वहाँ पर, घास की छाई हुई, वो बुक हो गई थी पूरी, कुछ नहीं था। अब तो पूरा भर गया, अब तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर। इस बार मैं आदि कैलाश गया तो तब देखा मैंने, हाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, तो उन दिनों था, वो झोपड़ी थी। तो मेरे साथ में गुंजी में एक नया टीचर आया था, पहली बार आ रहा था वहाँ वो गुंजी में। हाँ, वो बहुत थक गया था। और उधर एक गुंजी का ही एक व्यक्ति नेपाल से आ रहा था, उसने कहा एक आदमी के लिए तो मेरे पास जगह हो सकती है रुकने के लिए। अच्छा, 2 की नहीं है? हाँ, 3 जने थे हम। अच्छा, 3, हाँ। 2 तो गुंजी के थे, एक बूंदी के प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। तो हमने उस नए टीचर से कहा कि आप यहाँ रुक जाओ, ये गुंजी वाले ही हैं, सवेरे आ जाना, मैं रुका रहूँगा, वहाँ से साथ जाएंगे बूंदी से। मालपा के बाद आगे बूंदी गांव आता है। लेकिन वो बेचारा घबरा गया, उसने कहा नहीं मैं नहीं रुकता अकेला। अच्छा, अब तो क्या करते, वहाँ से आगे 3 किलोमीटर लामारी एक जगह थी। अच्छा, वहाँ पर एक दुकान हुई करती थी। तो हमने सोचा कि चलो फिर वहाँ चले जाएं।
अंधेरे में ही बिल्कुल टॉर्च की डिम लाइट में हम लोग वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पर जो ये नया साथी था, जोशी था, वो सड़क में बैठ के रोने लग गया। अच्छा अच्छा। बिल्कुल दहाड़ मार के रोने लग गया। अच्छा। अब वो कहीं नहीं जाते हैं, यहीं पर बैठते हैं, हाँ रास्ते में ही बैठे रहते हैं। अच्छा, वो दुकान जो थी, ग्लेशियर आया, ग्लेशियर ने दुकान सबाचट कर दी ठहरी। हाँ, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी, चुनौतियाँ हाँ। काफ़ी थी। अब हमको मालूम है भी ऐसे पड़ा यहाँ पर दुकान थी करके कि पानी का धारा था उसके पास, वो धारा हमको मिला। उसके पास में एक पत्थर था, गुफा तो नहीं थी, पत्थर के नीचे हम लोग लेट गए तीनों, आधा शरीर तो पत्थर की छाया में रह गया, अच्छा आधा शरीर जो है बाहर रहा उसमें। अच्छा। तो इस तरह की दिक्कतें उन दिनों आती थी। काफ़ी दिक्कत है। मैं इस बार आदि कैलाश यात्रा गया तो तब मैं थोड़ा सा अनुभव, मुझे थोड़ा आइडिया इस बार आ रखा है, कहाँ बूंदी है, कहाँ गुंजी है, कहाँ क्या है। हाँ। तो कुछ लोगों से मैंने वहाँ भी थोड़ा इंटरव्यू लिया तो उन लोगों ने बताया पहले पैदल रास्ता था, यहाँ से यहाँ पड़ा होता था, फिर इधर होता। तब मेरे को थोड़ा सा उधर का आइडिया है, थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि हाँ कितनी परेशानियाँ होंगी। अब छोटी छोटी दुकानें होती थी पड़ाव में, वे लोग हफ्ते दिन में धारचूला आते थे, एक हफ्ते का सामान पीठ में लाद करके ले जाते थे दुकान में। दुकान के लिए। अब नीचे से अगर पीएसी चलती थी उन दिनों और आईटीबीपी थी ऊपर, अगर वे लोग चले 15-20 जने तो वो सारा सामान ख़त्म हो जाता था। एक बार हमको वापसी में बिंदुकुटी नामक जगह है, मालपा से पहले, उसी पड़ाव में पैदल रास्ते में पड़ती है, सिरखा से आगे गाला जीपती आता है, फिर बिंदुकुटी, वहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, रेस्ट हाउस भी वहाँ पर था पीडब्ल्यूडी का। तो उस दुकान में जब हम वापस आ रहे थे तो उसके पास कुछ नहीं था, जो भी सामान था वो पीएसी वालों ने ख़त्म कर दिया था। टॉफ़ी तक नहीं थी, मिश्री तक नहीं थी। अब हम भूखे थे, वहाँ पर खाना खाएंगे इस उम्मीद में गए थे। तो वही पांगू के हेडमास्टर साहब यहाँ की जी साथ में थे, पास में एक भूटिया बकरी वाला था, उसके पास गए, उससे थोड़ा चावल मांग के लाए, नमक मांग के लाए और चर्बी बकरी की, घी की जगह में, घी तेल की जगह में। अच्छा। उस दुकानदार का कद्दू लगा ठहरा, उससे कद्दू खरीदा फिर। तो वो कद्दू की सब्जी और वो भात बना करके हमने खाया। एक पीएसी का जवान बेचारा बेसुध पड़ा ठहरा, उसके साथ ही चले गए। वो वहाँ पर बिल्कुल लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में था। अच्छा। फिर उसको भी वो खाना खिलाया हमने। तो वो भूख के मारे हुआ रहा वो। अच्छा, भूख से, एक तो चलने में थक गया होगा, उसके ऊपर से भूख। अब उसको इतना अनुभव नहीं होगा, कहीं नहीं तो थोड़ा बहुत अपने बैग में ले आता हो। अब प्लेन का निवासी था, प्लेन का होगा उसको। वो वैसे और उसके साथी भी फिर उसको छोड़ के चले गए। अच्छा। 10-12 जनों का दल था उनका। तो जब उसने, उसके पेट में वो भोजन गया तब वो भी चल पड़ा फिर। अच्छा, वो भी चलने लग गया फिर। अच्छा। अरे तो मतलब आने जाने में बहुत बड़ी समस्याएं थी उन दिनों। और वहाँ पहुँचने के बाद तो बहुत बढ़िया था, गोटिया लोग मिलनसार प्रेमी होते थे। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं थी। चलो अच्छा, वहाँ बहुत आनंद आया। हम होते, मैं भी धारचूला काफ़ी रहा हूँ, थोड़ा वहाँ का मैं देखता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है वहाँ। यहाँ खड़ीमा में 12 साल सर्विस करी मैंने। एक तमाम लोग पढ़ाए हुए हैं, ये किन्ना किशन सिंह, इसके पिताजी की पान की दुकान थी रोडवेज के पास में, ये पढ़ाया हुआ है। और नंदन खड़ायत पढ़ाया हुआ है। अच्छा। उसके चाचा का लड़का वो यही है लोहिया हेड में। इसी गांव में कई हैं, 2-3 एक थारू पढ़ाए हुए। एक भगवान सिंह अरसवाल जी हैं, वो रिटायर हो गए, इसमें थे। अच्छा, एक चीज़ मैं ये आपने पहले की, आपसे थोड़ा सा लेता हूँ। आप पहले की जो शिक्षा थी, पहले का जो पढ़ाने का था, जो या गवर्नमेंट के जो रूल थे, आजकल की जो नई शिक्षा है, इसमें आपको कैसा लगता है? ये ठीक है या पहले की ठीक थी, क्या था? ऐसा साहब
ट्रेनिंग का सिस्टम, नहीं। आजकल तो ट्रेनिंगें भी काफ़ी होती हैं। शिक्षा नीति तो नई वाली अच्छी है, अच्छा। वैज्ञानिक ढंग की है। हम्म। उन दिनों जो था वही पुस्तकी ज्ञान ही चलता था, व्यवहारिक ज्ञान कम ही चलता था। अच्छा अच्छा। आजकल की शिक्षा व्यवहारिकता पर ज़्यादा आधारित है। व्यवहारिकता पर ज़्यादा आधारित है। लेकिन एक दिक्कत इसमें ये है जी, कोर्स ये जो है 2-2 3-3 साल में चेंज कर देते हैं, इससे बड़ा डिस्टरबेंस होता है। डिस्टर्ब, पढ़ाने वाले को भी डिस्टर्ब है, हाँ, पढ़ने वाले को भी डिस्टर्ब है। हमारे टाइम में ये था कि हमको मैथ्स की बुक के अलावा और कोई बुक हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी पढ़ाने के लिए, अच्छा अच्छा। क्योंकि 2-2 4-4 साल तक पढ़ाने में तो वो याद ही हो जाता चैप्टर ही था। याद रहता होगा, दूसरा चैप्टर कौन सा है, हाँ। तीसरा चैप्टर कौन सा है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता था, बच्चा कहाँ पर अटक गया है हमको पता चल जाता था, हम उसको बता देते थे वैसे ही। अब आजकल तो जब साल भर में 2 साल में कोर्स चेंज हो रहा है, उसमें नए चैप्टर शामिल हो रहे हैं, पुराने हटाए जा रहे हैं, ऐसे में बिना पुस्तक की सहायता के नहीं पढ़ा सकते हैं ना। फिर पहले के बच्चों को समझाने में और आज के बच्चों को समझाने में क्या होगा, आज आसान होगा या पहले होता होगा परेशानी? वो तो टीचर पर भी डिपेंड है। अच्छा। टीचर क्या डिसिप्लिन कैसा है, उसका व्यवहार बच्चों के साथ कैसा है। ऐसा है। अगर उसका बोलना बच्चों को पसंद आ रहा है तो अट्रैक्टिव होंगे, ध्यान देंगे, आसानी से सीख पाएंगे। फिर ये भी है, अगर अच्छा टीचर होगा, अगर ध्यान से क्लास में पढ़ा रहा है तो उसको पता होगा किसके समझ में आ रहा है, किसके नहीं आ रहा है। हाँ। वो भी पकड़ लेता है बिल्कुल। अगर सही ढंग से वो क्लास में। उन दिनों रिस्पेक्ट करते थे, अच्छा। कुछ तो दिल से सम्मान करते थे, कुछ डर के मारे भी, कि उन दिनों डंडा भी तो पड़ता था। हाँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ में डंडा कहा आपने तो मेरे को एक चीज़ ध्यान आ गया। आजकल की शिक्षा में ये है कि बच्चे को फेल भी नहीं करना है, मारना भी नहीं है। हाँ पहले था कि बच्चे को दंड भी मिलता ही था, हाँ। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहता था, ये मैं फेल भी हो जाऊंगा, या मतलब मुझे नहीं आ रहा है तो हाँ, मारेंगे, होमवर्क नहीं करूँगा तो दंड मिलेगा, दंड मिलेगा ना। ये चलता था। तो इसमें क्या है, ये आजकल तो मारो भी नहीं है, फेल भी मत करो, तो बच्चे को तो पता रहता मुझे फेल भी नहीं कर सकते, मारेंगे भी नहीं। ये अच्छा नहीं है, अच्छा है। ऐसा है ना साहब, ये फेल ना करने वाला तो मेरी समझ में नहीं आया। हाँ हाँ। जब बच्चा उसके लिए, जो बच्चा कक्षा 5 पास करने के काबिल नहीं है, उसको आप 6th में भर्ती कर दे रहे हैं, वहाँ कैसे एडॉप्ट करेगा, वो कैसे सीख पाएगा। चलो मारने वाली बात तो अलग है, वो ठीक है, न मारा जाए, दंडित न करा जाए शारीरिक रूप से बच्चे को, लेकिन जो बच्चा जो काबिलियत रखता है उसी के हिसाब से उसका प्रमोशन अगली क्लास में होना चाहिए। मैं तो इस फेवर में हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से सरकार का कहना ये है कि बच्चे को फेल मत करो, उसको पास करते जाओ ताकि उसका साल बर्बाद ना होए, लेकिन उसको जॉब तब मिलेगा जब उस लायक होगा। वो तो टेस्ट देना है उसने, हाँ, टेस्ट देना है भैया, वहाँ पे तो उसने कंपटीशन करेगा तो नौकरी मिलेगी, नहीं करेगा तो यहाँ बर्बाद मत करो उसका समय। अब मेरे हिसाब से तो इसका यही है। नुकसान भी बच्चे को ही होता है। बच्चे एक तो को- नॉलेज कम होगी, दूसरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, न टीचर करेगा, मालूम है कि इसको तो हमने हर हालत में पास करना है। फिर पहले की शिक्षा थी केवल अध्यापक केंद्रित, आजकल की शिक्षा हो गई है बाल केंद्रित। पहले ऐसा था कि बच्चे को टीचर ने कुछ भी कह दिया तो वो सच है, जो अध्यापक ने कहा वो सच है, उससे अलावा वो मानेगा ही नहीं, वो उसी को सच मान के चलेगा। आजकल साधन कई हो गए हैं, आदमी यूट्यूब से इधर उधर से पहले देख के आ जाता है घर में बच्चा। अगर अध्यापक पढ़ा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा कुछ ऐसा बोलेंगे, वो बोल देता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, मैंने तो यूट्यूब में ये पढ़ा। ये भी है आजकल ना, साधन कई हो गए। पहले ये था कि अगर उसके माँ बाप भी अगर उसको कुछ कहेंगे ना, आप कह दोगे बच्चे को कि भैया तेरे को जो है मट्ठा पीना या नींबू खाना हानिकारक है, अगर अध्यापक ने कह दिया तो घर जाके अगर माँ कहेगी मट्ठा पी भी कहेगी तो बच्चा कहेगा नहीं हमारे गुरुजी ने कह रखा है इसको पी के कोई नुकसान होता है, इतना वो था। अरे छोटी क्लासों के बच्चे जो
UKG LKG में या क्लास 1 में नर्सरी में पढ़ते हैं, ये तो अब भी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ। हमारी मैडम ने ये कहा कि यही सही है। बस ये सही है, आप कुछ को नहीं मानते हैं। कोरे कागज में जो अक्षर लिख गया ना वही सही हुआ, ये होता है। चलो एक तो हमारा, हाँ अब तो अच्छा, तो आपसे मैं थोड़ा सा ये जानकारी लेना चाह रहा था, आपकी उम्र कितनी होगी फिर? एज 84। 84। हाँ। आप 84 वर्ष के हैं। तो आपकी दिन की रोज का क्या है, दैनिक प्रक्रिया क्या है, दैनिक सुबह से आपका क्या है सिस्टम? हाँ, मेरी दिनचर्या ये है कि मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ। अच्छा। 4 बजे मैंने अपने मोबाइल में अलार्म रखा है, उससे पहले अगर नींद खुल गई 5-10 मिनट पहले तो ठीक है, वरना 4 बजे मोबाइल जगा देता है। उसके बाद में मैं करीबन 10 मिनट या 10-15 मिनट योगा करता हूँ। योगा में केवल अनुलोम विलोम और भ्रामरी करता हूँ। अच्छा। कपाल भाती मुझे शूट नहीं करती है, शायद मुझे लगता है कि मेरे आंत में कहीं कोई खराबी है। अच्छा अच्छा। कपाल भाती करने से पेट में झटका पड़ता है, थोड़ा दिक्कत उससे होती है। दिक्कत हो जाती है, तो इसमें नहीं करता। हाँ हाँ, जिसमें दिक्कत होती है फिर उसको करना ही क्यों है। अच्छा, उसके बाद में फिर ध्यान में बैठ जाता हूँ। अच्छा। मैं सहज मार्ग का अभ्यासी हूँ। अच्छा। सहज मार्ग हार्टफुलनेस हमारी एक संस्था है, अच्छा अच्छा। उसका अभ्यासी हूँ, जिसमें ध्यान ही सिखाया जाता है। अच्छा। ध्यान करना, अच्छा। उसकी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस होती है। सवेरे ध्यान, शाम को आधा घंटा सफाई, सोने के पहले 10-15 मिनट प्रार्थना ध्यान, अच्छा। ये करा जाता है। तो सवेरे ध्यान के बाद में फिर मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ थोड़ा हाथ पैरों, क्योंकि आपको मालूम है एक्सीडेंट में मेरे हाथ पैर टूटे हैं। तो जब तक एक्यूप्रेशर करने से थोड़ा आराम मुझे मिलता है। उसके बाद मैं चाय वाय पी करके फिर लाठी लेके घूमने निकल जाता हूँ। लगभग 1 घंटे में वापस लौटता हूँ। फिर दिन भर बैठा रहता हूँ, या तो मोबाइल से लगा रहा। मोबाइल में हमारी संस्था की कहानियाँ भी आती हैं, गुरुजी के उपदेश भी हमको पढ़ने को मिलते हैं। मोबाइल एक अच्छी चीज़ है अगर उसका सदुपयोग किया जाए। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इस उम्र में मैं देखता हूँ सोशल मीडिया से जुड़े हैं कहीं न कहीं ना। आदमी नहीं तो खाली बैठा रहे तो खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं आदमी। कई चीज़ें आती हैं दिमाग में, थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। तो सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, आपको मैं देखता हूँ हमेशा आप रहते हैं टच में, मेरे टच में भी रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है इस उम्र में आप इसमें रहें तो कहीं न कहीं से जानकारियाँ तो मिलनी है उसमें। हाँ, जरूर मिलते हैं भाई। आप घर से बाहर नहीं भी जाएंगे तो आपको सारी जानकारियाँ घर में उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसा जीवन तो जन्म से लेके मृत्यु तक शिक्षा ही ग्रहण करता है ना। आदमी मरने से एक दिन पहले तक उसको शिक्षा तो कभी पूरी हो ही कभी नहीं हो सकती पूरी। वो जन्म के साथ शुरू होती है, मृत्यु पर ही समाप्त होती है। अच्छा, और आपके जो जितना ये शैक्षिक कार्य मतलब रहा, आपका पूरा सेवा काल रहा, उसमें कोई आपने कब कोई ऐसी चीज़ें देखी या कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे आप थोड़ा प्रभावित हुए, उसको करने में आनंद आया? कोई ऐसा है, मैं संगीत प्रेमी रहा हूँ। अच्छा, संगीत प्रेमी रहा? हाँ, संगीत के साथ जो है मेरा जुड़ाव रहा शुरू से ही। अच्छा। बल्कि मैंने रामलीलाएँ भी कराई हैं। अच्छा, रामलीलाओं का मंचन भी कराया आपने? रामलीलाएँ भी कराई हैं मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा है। 2-3 जगह में। और मैंने 2 नाटक भी लिखे हैं। हाँ। कुमाऊनी में। अच्छा। एक श्री सत्य हरिश्चंद्र कुमाऊनी में। अच्छा, सत्य हरिश्चंद्र की कहानी पूरी कुमाऊनी में लिखी? हाँ, कुमाऊनी में केवल 31 गीतों में, क्योंकि उसका मंचन होना था। अच्छा। वो ज़्यादा टाइम भी न ले, ये भी ध्यान में रखना था। अच्छा। तो 31 गीतों में जो है पूरा कर दिया गया उस नाटक को। अच्छा। और सत्य हरिश्चंद्र केवल 11 पात्र हैं उसमें, पात्र भी कम हैं। और दूसरा पंचमुखी मल्लनाथ, जो मल्लनाथ हम लोगों का इष्ट है। इष्ट हुआ मल्लनाथ। हाँ, तो उसकी भी कुमाऊनी में रचना करी। उसकी स्टोरी मैंने आपके द्यूरी में मल्लनाथ के मंदिर में उन दिनों
जागरण हो रहा था। हम्म। तो एक देवलथल का दमाई था दानीराम हम्म। धौसिया, हम्म। उससे मैंने स्टोरी सुनी, उसको प्रलोभन दिया। उन दिनों पनामा सिगरेट चलती थी, अच्छा। पनामा की एक डिबिया ले गया, उसको अच्छा, अच्छा, एकांत अच्छा। में लेके गया। उसने पूरी कहानी सुनाई। हाँ, उससे मैं पूछता गया, वो बताता गया, जितनी मैं जानता था उसके अलावा बाकी उससे सुना मैंने। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा। तो फिर उसको गीतबद्ध करा मैंने, अच्छा। गीतबद्ध और लयबद्ध करा, और फिर उसको प्रेस में छपवाया। बताइए, पुरानी जो दोस्त उनको हाँ, इतनी जानकारियां होती थी। ये 2 चीज़ें हैं अच्छा, अच्छा। मैंने उसमें कोई करी हैं। ऐसे कोई 2 लाइन 4 लाइन ऐसी याद है जो आप गुनगुना पाए? हाँ, सत्य हरिश्चंद्र में हाँ। ऐसा है कि सिराकोट में मलयनाथ रहते थे, और देवचुला में उनके माँ बाप रहते थे, सूरजावती और भागलिंग, मलयनाथ के। मलयनाथ के। हाँ। और पचमढ़ में ये मलयनाथ के बड़े भाई हुए। अच्छा, देवनाथ कहाँ हुआ, पंचनाथ कहाँ हुआ? देवचुला के नीचे भंडारा गांव के पास में अच्छा, पचमढ़ा अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वहाँ पंचमुखी हुई। हम्म। रात में जो है मलयनाथ के मंदिर में प्रकाश देख करके सूरजावती ने, दोनों पहाड़ आमने सामने हैं, जब उनकी माँ सूरजावती ने देखा कि आज देर तक लाइट जली हुई है, तो वो चिंता में हो गई हम्म। कि क्या कारण है। तब वो कहती है, आज सिराकोट भागी जगमग दी जली रो, मलु की चौबार दीगो जगमग दी जली रो। कोई ऐरो की रोगी सो की ऐरो केरे बारा, की जोगी जमात आरे, मलो का दरबार भागी जगमग दी जली रो, आज सिराकोट भागी जगमग दी जली रो। आज अरे पूरब अन्यारो छा पश्चिम धुन्यारो, किनी लागो भोग आजी, मलु छ निनार भागी जगमग दी जली रो। बहुत अच्छा, बहुत आज अच्छा। सिराकोट भागी जगमग दी जली रो। बहुत अच्छा, मलु की चौबार दीगो जगमग दी जली रो। ऐसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज का आपका काफ़ी लंबा हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, लेकिन जल्दी ही मैं आपके पास दोबारा और आऊँगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ठीक है और साहब, मिलेंगे। शुक्रिया आपको भी आने का, आपने समय दिया धन्यवाद और बहुत कष्ट बहुत। उठाया। हाँ, और एक तो लास्ट में मैं थोड़ा सा एक लाइन, कोई नई पीढ़ी, जो आज की नई पीढ़ी है, हम भी आपके सामने बच्चे हैं, और नई पीढ़ी जो है उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे? साहब, मुझे दिल में नई पीढ़ी को लेकर के एक बड़ी पीड़ा है। जी। वो पीड़ा ऐसी है कि जब से सोशल मीडिया के नाम पर ये मोबाइल चले हैं, जी। 4G 5G, अब तो जी। 5G आने लगा है, ये आईफोन की वजह से बच्चों का अपने परिवार से कटाव जैसा हो गया है, जुड़ाव ख़त्म हो गया है। अपने बुजुर्गों से कोई शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं। पहले लोग पास में बैठते थे, खाते समय बैठते थे, बातचीत होती थी, बातों बातों में। यही मेरे नाती हैं, जब ये छोटे बच्चे थे तो मेरे से रोज़ जिद करते थे, बुबू कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, और मैं कहानी सुनाया करता था।
कहानी सुनते सुनते ही ये सोते सो थे। जाते होंगे। हाँ। अब उससे आज कुछ का- न कुछ प्रेरणा शिक्षा हाँ, मिलती थी। आज आजकल का हर घर मोबाइल की ये समस्या हर घर की है। हर आदमी के पास में मोबाइल है। परिवार में 4 लोग हैं, 4 मोबाइल है। हैं। तो हर मोबाइल से, चाहे बड़ा है छोटा है बच्चा है, वो हाथ में मोबाइल है, मोबाइल ही लेके रहते हैं। तो आपका कहना है कि 24 घंटे मोबाइल से ना जुड़े रहे, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण, घर परिवार, जी सारी हाँ। चीजें अनावश्यक से अनावश्यक उपयोग नहीं हो जाता, क्योंकि अनावश्यक मोबाइल में नहीं। अनेकों कूड़ा करकट भी तो भरा पड़ा है। अच्छी चीज, जितनी अच्छी चीज है उससे ज्यादा बुरी चीज भी है उसके फिर अंदर। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो देखा नहीं जा सकता है उनको। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए कट जा रहे हैं, आपसी प्रेम खत्म हो जा रहा है, परिवार विभाजित हो रहे हैं। ये बड़े दुख की बात हो रही है। अब लोग जो हैं आजकल के लोग अपने वृद्धजनों का सम्मान करना नहीं जानते। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, मैं लेकिन अपने हाँ। परिवार से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। जी जी जी। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, बहू, नाती नातनियाँ, सब से मैं संतुष्ट हूँ। बड़ा प्रेम करते हैं, आवभगत करते हैं, सेवा टहल करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ इसी गांव में कई वृद्ध लोग ऐसे हैं जो कि एक किनारे बूढ़े हुए तो छोड़ दिया उनको, सही है। जैसे जानवर छोड़ रहे हैं आजकल, निकम्मे जानवरों को। तो ये ऐसी स्थिति समाज के लिए बड़ी खराब है। ये नहीं होना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। ज़रूर हम आपसे अगली बार जल्दी से जल्दी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है थैंक यू, साहब, फिर धन्यवाद, आइए। प्रणाम आपको।